अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी जरिया बारिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं वुमेन डिग्री कॉलेज मंगताल, जहां वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब करेंगे। कुछ देर में आपको वहां पर हम लेकर चलेंगे। आज है 11/11, क्यों ना कुछ बात इस 11/11 पर कर लें। आज जब ऑफिस पहुंचे, रास्ते में हर जगह यूं ही लगा कि हर तरफ है यही माहौल कि हो रही है 11/11। ये 11/11 क्या है? सेल लगी है हर जगह, बात हो रही है 11/11 की, क्यों? यही बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जब भी हम लोग देखते हैं नवंबर का महीना आता है और नवंबर के पहले हफ्ते भी हर तरफ 11/11 होना शुरू हो जाता है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? आखिर ये सेल अगर लगाई भी जा रही है तो किस खास मकसद के तहत लगाई जा रही है? रिसर्च ये बताती है कि चाइना में जो सिंगल लोग हैं, मतलब शायद आप इन लोगों में शामिल नहीं होते, ठीक है, हम जैसे लोग जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो सिंगल हैं और जो अपने अखराजात को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में आते हैं, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करने के लिए साल के इख्तिताम पर नवंबर में ये सेल लगाई जाती है 11 तारीख को। मतलब 11 तारीख 11वां महीना और फिर सन आज तो 2021 है। तो इस पर्सपेक्टिव को माइंड में रखते हुए, इस मकसद को माइंड में रखते हुए चाइनीज की जानिब से एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, यूं हम कहें कि एक्टिविटी, फेस्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई और इस हवाले से कहा गया कि ये जो इवेंट है, ये जो दिन है, इस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि सिंगल्स अपने जो अखराजात खुद अफोर्ड करते हैं, व्हाट डज दैट मीन? मतलब ये कि देखें, आप मैं खुद अफोर्ड करता हूं, इंसान है, लेकिन आपकी मिसेज आप पर इन्हिसार कर रही हैं, ठीक है? नहीं, मैं फिर भी कहूंगा कि नहीं, मतलब आप इशारा रहे हैं कि इस सेल से आपने भी भरपूर फायदा उठाना है। सबको उठाना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में सबके लिए, अगर ये सिंगल्स का ख्याल ना रखा जाता तो शायद भी आप जैसे लोग भी से मुस्तफीद ना हो पाते। देखें सबके लिए, पाकिस्तान में सबके लिए है। तो या ये कह लेते हैं सिंगल्स के पास ना और कुछ करने को नहीं, तो उन्होंने कहा चलो सेल पर चलते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, अपने आप को मतलब ये नहीं कि अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। कुछ सेल्फ जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शादीशुदा भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, वो बीवी और बच्चों पे ज्यादा इन्वेस्ट वो अपना आप ही हुआ ना, वो अपनी फैमिली है, वो अपना आप है, वो खुद से ज्यादा करीब है। ज़ाहिर फैमिली कम्स वेरी फर्स्ट। चलें जी, ये तो हमने थोड़ी सी चिट-चैट की कि 11/11 क्यों मनाया जा रहा है। एनीवेज, मुझे भी यकीन है कि जरिया मुझसे में तमाम लोग आज इस सेल से फायदा उठाएंगे, क्योंकि ऐसा ही है पाकिस्तान में। चलें जी, बढ़ते हैं 11/11 से अब T20 की तरफ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इसका पहला सेमीफाइनल था कल। इंग्लिश टीम को न्यूजीलैंड के हाथों सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त हुई है। ब्लैक कैप्स ने मेगा इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। आज इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल है, यानी सबसे जबरदस्त मुकाबला आज कहूंगा, क्योंकि ग्रीन शर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। तो एक जोश है, एक जज्बा है, एक वलवला है। उम्मीद है जीतेंगे और बहुत अच्छे तरह जीतेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा ना कि जबरदस्त मुकाबला है, तो ये जबरदस्त मुकाबला इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि माशाल्लाह जो ग्रीन शर्ट्स है वो अब तक इस इवेंट की नाकाबिले शिकस्त करार पाई है। बिल्कुल, तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा कि टॉस जीतकर मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग की दावत दी। ये गुज़िश्ता रोज का हवाला है, जिसकी हाइलाइट्स हम आपको हल्की फुल्की बता रहे हैं। उस वक्त इंग्लिश टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 167 रन का हदफ दिया, मतलब कि 167 का टारगेट दिया गया। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने बैटिंग का आगाज किया, तो जो आगाज था उसमें उनकी विकेटें लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। तहम हम कहेंगे कि ब्लैक कैप्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया। जबरदस्त। जब T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, जिसमें आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी इंशाल्लाह। ग्रीन शर्ट्स फाइनल का टिकट कटाएंगे और उसके बाद मुकाबला किससे होना है? न्यूजीलैंड से। वैसे भी फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना, असल मुकाबला न्यूजीलैंड से। इंडिया खामखा बीच में आया था, जो खामखा बीच में है उनको भी अपने घर भेजा, जिससे असल मुकाबला उसकी सारी तैयारी है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना बहुत आम है, बिकॉज ज़ाहिर है ये मैच भी एक नॉकआउट मैच है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया क्रिकेट एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड नौशाद साहब ने, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, ICC मैच रेफरी भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया बहुत इनवाइट करने का। जबरदस्त। सर आज का मैच बहुत अहम, लेकिन थोड़ा बताइएगा कि पाकिस्तान अनबीटेबल रही है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन टीम को हम देखते हैं ग्रेजुअल कामयाब, जिस तरह से उनकी हम अब कारकर्दगी देख रहे हैं, कैसा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया एक ज़माने में ऐसी टीम थी जिनके मुताबिक कहा जाता था कि अगर दुनिया की 3 फर्स्ट 3 टीम्स बनाई जाएं तो उसमें सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन T20 में पाकिस्तान की डोमिनेशन है और अच्छी तरह है। इस टूर्नामेंट में पर्टिकुलरली पाकिस्तान
جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ان بیٹن ہے، میرا کہنے کا مطلب ہے 5 میچز میں ان کے 10 پوائنٹ ہیں، اینڈ پاکستان از دا اونلی ٹیم وچ از ان بیٹن سو فار. اب پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہے. آپ تھوڑا سا یہ بھول جائیں کہ T20 میں پہلے کیا ہوا تھا. پہلے پاکستان نے جیتا، ٹھیک ہے، اب آپ گروپ سے نکل کے اسکریچ پوزیشن پہ آ گئے، یعنی سیمی فائنل پہ آ گئے. سیمی فائنل میں آپ کو دوبارہ سے ہر چیز کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اور آسٹریلیا کو اگر آپ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا گریجول کم اپ ہوئے ہیں، جب آسٹریلیا کی ٹیم آئی، انہیں اپنے میچز شروع کیے، لگتا تھا کہ یہ ٹیم اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں کچھ نئے پلیئر بھی شامل ہوئے ہیں اور کچھ پرانے پلیئر ان کے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں. تو اس لحاظ سے آسٹریلیا نے اپنے آپ کو بلڈ اپ کیا، اچھا گروپ میں پوزیشن لی، اور اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ سیمی فائنل کھیل رہے ہیں. آسٹریلیا کو ہم کبھی آسان نہیں لے سکتے، خاص کر ان کی فاسٹ بالنگ کو، جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیزل ووڈ ہے، ان کا جو بھی بالر ہے وہ شارٹ پچ گیم کے لیے، یارکر بالز کے لیے بہت اچھا. معذرت، ہم گفتگو کو یہیں سے آگے لے کے کنٹینیو کریں گے. ابھی ناظرین کو براہ راست لے کے چلیں گے. راولپنڈی ویمن ڈگری کالج بنگال میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب مخاطب ہیں شرکا سے، ذرا اس طرف آپ کو لے چلتے ہیں. میں ایک خوش نصیب انسان ہوں کہ جو میں نے زندگی میں سوچا، اللہ نے مجھے میری زندگی میں اس کا نتیجہ دیا. اور جو میرا یہ خواب تھا کہ میرا شہر کی بیٹی تعلیم کے نام سے آراستہ ہو، اس سخت قسم پرسی کے اور معاشی بحران کے دوران بھی ہم نے ان 2 سالوں میں تیسری یونیورسٹی بھی وقار نساء بنا دی ہے، 3 ویمن یونیورسٹیاں بنائیں اور 3 نئے کالجز بنائے ہیں. اور یہ بھی میرا خواب تھا کہ غریب کی بیٹی اپنے محلے میں پڑھے، رکشہ اس کو ماں چھوڑنے جا رہی ہے، بھائی چھوڑنے جا رہا ہے، پھر لینے جا رہا ہے. اور انگریز نے جب پنڈی کی ہسٹری لکھی تو ڈھوک، اب جس کو ہم ڈھوک کہتے ہیں، ڈھوک جس کو ہم ڈھوک کہتے ہیں، یہ اس نے رکھا تھا کہ یہاں سے یہ ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، یہاں سے وہ لیبر لیتا تھا ساری اپنی مشینوں کے لیے. تو اس سے خوبصورت انتقام نہیں لیا جا سکتا تھا کہ جہاں راولپنڈی میں ڈھوک کا لفظ آئے، اگر وہاں بچیوں کا اسکول اور کالج نہ ملے تو میں آپ کا مجرم ہوں. بڑی مشکل سے آج ایک انواری شہید ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس کالج کا ہم نے قبضہ لیا. یہ سارے مجھے امید ہے جو بچیاں اس ڈھوک مٹکال اور ڈھوک ہسو کے ارد گرد پڑھنے والی ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ. اجمل صاحب ذرا دیکھیں، امتیاز صاحب، اجمل صاحب بھی بیٹھے. بس یہ اس علاقے میں کالج نہیں بنانے دے رہے تھے لوگ. جب میں نے ویمن یونیورسٹی بنائی تو مجھے استعفیٰ دینا پڑا. فاطمہ جناح یونیورسٹی، ان کو خیال تھا یہ کیا ایسے ہی. آج راولپنڈی کا بچیوں کا تعلیمی معیار اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ یونیورسٹی میں 92% پہ میرٹ آ گیا ہے. 92% پہ. اگر آپ سوچیں اگر ہم نے یہ 3 یونیورسٹیاں نہ بنائی ہوتی تو ہماری بچیاں کہاں جاتی پڑھنے کے لیے. ہمارے لیے اب اس سے آگے سوچنے کا مقام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھروں میں دعا کریں. 22 تاریخ کو ہمارا کیس ہے. ایک تاریخی خوبصورت آخری کالج بناؤں گا 35 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ. وہ بھی ڈھوک دلال میں ہی بنے گا انشاءاللہ، ڈھوک میں ہی بنے گا تاکہ غریب کی بچی پڑھے. اور اب ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ ہماری بچیاں بہت نمبر لے رہی ہیں، بہت 7 کے کالج اور سکول میں 5000 بچیاں پڑھ رہی ہیں. سو ہم ایک ایسا بجٹ، ایسا فنڈ ریز کرنے لگے ہیں کہ جو ہماری بیٹی باہر کے ملک میں پڑھنے جائے، پڑھنے کے لیے اس کا اگر
اس کو داخلہ مل جائے, اور اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ لال حویلی پیسے دے گی اس کی ساری تعلیم کے لیے. اور میں اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ یہ شعبہ جو ہے, حالانکہ میری راشد شفیق صاحب سے اکثر جھگڑا رہتا ہے اس بات پر, اس کو بڑی فکر ہوتی ہے ٹیوب ویل لگے, سیوریج کی لائن بچ جائے, سڑک بن جائے. سڑکیں نارتھ کوریا کی بھی بہت زبردست ہیں, چیکو سلواکیہ کی بھی بڑی زبردست ہیں, پر دماغ نہیں ہے. دماغ جو ہے وہ دماغ تعلیم سے, اگر ہم نے اس شہر کی غربت ختم کرنی ہے تو ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہوگا. یہ ہمارا 50 سالہ منصوبہ تھا جس کو اس ڈھوک دلال کے کالج کے بعد اللہ نے مکمل کر دیا ہے. اب ہم ہاسپٹلز کی طرف جا رہے ہیں, اور تعلیم ہم نے آئندہ 20 سالوں کے لیے اس ملک کی آبادی بھی ماشاءاللہ اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں پاکستان میں, آبادی بڑھتی رہتی. آئندہ 20 سال کی منصوبہ بندی ہم نے کی ہے کہ 3 یونیورسٹیاں اور 60 کالجز. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, اس میں انسان کو تکبر نہیں ہونا چاہیے, انسان میں غرور نہیں آنا چاہیے, انسان میں عاجزی آنی چاہیے. اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. ہم نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور 3 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. سارے پاکستان میں جتنے کالج, سکول اور یونیورسٹیاں بنی ہیں, جب میں سیاست میں آیا تو ہم 37ویں نمبر پہ تھی ہماری فیمیل ایجوکیشن. پچھلے 10 سال سے ہم اللہ کے فضل سے پاکستان میں نمبر 1 ہیں, کوئی ہمارا مقابلہ نہیں. اور لاسٹلی, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. کوئی بدماش اس شہر میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا قبضہ گروپ, کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, اس کے گھر تعلیم یاد ہوگی, اس کو گھر سے جوتیاں پڑیں گی. جو بدماشی کرے گا اسے گھر سے جوتیاں پڑیں گی, کیونکہ ایک فضا بن گئی ہے ہمارے شہر کی. ہمارا تعارف جو ہے, ہر شہر کا اپنا تعارف ہوتا ہے. کسی کا قبضہ گروپ ہے, کسی کا منشیات فروش ہے. تھوڑے سے منشیات فروش ہیں, ہفتے بعد ان کے پیچھے بھی ان کو میں ٹھیک کر دوں گا, فٹ کر دوں گا ان کو. ذرا میں کافی سارا مصروف رہا, اور آپ میری بیٹیوں کی جگہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک پہ, عمران خان پہ اور سارے پاکستان پہ رحم کرے. اللہ بیٹیوں کی دعائیں سنتا ہے, اللہ بیٹیوں کی دعائیں سنتا ہے. اور خاص طور پہ 22 تاریخ کے لیے بھی, تاکہ ہم آخری ایک تاریخی پاکستان کا ایک تاریخی کالج آخری بنا دیں. اگر اللہ زندگی دے, اگر زندگی نہ ہو تو معاف کر دینا. تھینک یو ویری مچ. ویمن ڈگری کالج منگتال راولپنڈی میں وزیر داخلہ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تو بیک ٹو ڈسکشن اگین ہم لوگ بات کر رہے تھے آج کے سیمی فنالے کے حوالے سے, جو کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین ہونے والا ہے. اور کرنل نوشاد صاحب ہمارے ساتھ, ریٹائرڈ کرنل نوشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرکٹ ایکسپرٹ ہیں. سر جی, گفتگو کا یہیں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے, گفتگو بیچ میں رک گئی تھی. بات ہم کر رہے تھے کہ آپ نے کہا نا کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ بہت تگڑی ٹیم ہے, ہمیں اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. لیکن انبیٹیبل جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, تو پاکستان نے جو بیک ٹو بیک 5 کامیابی اپنے نام کی اس ٹورنامنٹ میں, اس کے بعد آپ کو کوئی لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی ایفیکٹ جو ہے اس کا امپیکٹ جائے گا آسٹریلین ٹیم پر نفسیاتی لحاظ سے, اس اعتبار سے ٹیم پر تھوڑا سا پریشر ہوگا پاکستان کو لے کر؟ جی ہاں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, تھوڑا نفسیاتی ایڈوانٹیج ضرور ہوگا. لیکن ڈو ناٹ فارگیٹ کہ یہ T20 ٹورنامنٹ ہے جس میں کہ گروپ کی پوزیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. اب آپ جو میچ کھیل رہے ہیں, جو آسٹریلیا پاکستان اور سیمی فائنل ہیں, وہ ایک اسکریچ میچ ہے جس میں کہ جو ٹیم ہارے گی وہ آؤٹ ہو جائے گی, اس کے لیے نیکسٹ چانس نہیں ہے. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جی اب یہ ایک نئی بگننگ ہے, یہاں پر پاکستان کو نیا اسٹارٹ لینا ہے. جس طرح کہ آپ نے کل کا میچ دیکھا کہ پہلے لگتا تھا کہ اس میں فیورٹ انگلینڈ ہے, اس کے بعد گریجولی میچ پروگریس ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 40 اوور کا گیم انالائز کریں تو 32-35 اوور جو ہے انگلینڈ نے ڈومینیٹ کیا. آخر میں 2 اوور ایسے آئے جس میں کہ نیوزی لینڈ نے ایڈوانٹیج لیا اور اس کا الٹیمیٹلی نیوزی لینڈ والے جیت گئے. تو اس لیے T20 میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جہاں تک آپ T20 کے پریزنٹ میچ کا تعلق ہے, جو کہ
दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा, शाम को 7 बजे खेला जाएगा, तो इसमें बहुत डिफरेंट फैक्टर्स हैं एज कम्पेयर टू द डे एंड नाइट मैच। दिस इज टोटली नाइट मैच होगा ये, और इसमें टॉस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि दुबई की अगर आप ग्राउंड जानते हैं तो उसमें थोड़ा सा कवर मौजूद है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है ड्यू पॉइंट ऑफ व्यू का। मगर मैं समझता हूँ कि टॉस फिर भी इम्पॉर्टेंट होगा, और जो टीम भी जो जीती हो सकता है, और चांसेस भी यही हैं कि वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे। अच्छा, अब जहाँ तक पाकिस्तान की टीम का ताल्लुक है, मैं पाकिस्तान की टीम अनबीटन रही है, ये एक रिकॉर्ड है कि 5 मैचों में एक ही 11 खेली है। लेट अस सी कि आज मैच में कोई चेंज होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि विनिंग कॉम्बिनेशन इज़ अ गुड ओमेन, और ये कंटिन्यू रखना चाहिए अनलेस कि किसी प्लेयर की कोई इंजरी होती है, या किसी प्लेयर का कोई प्रॉब्लम होता है, या जिस वक्त ग्राउंड में ये पिच देखने के लिए दोनों कैप्टन जाते हैं टॉस के लिए, उस वक्त उनको कोई चेंजेस नज़र आते हैं, तो एक आध कोई बैटिंग में तब्दीली हो सकती है। अदरवाइज़ ये विनिंग कॉम्बिनेशन जो है फेवरेट है। अब जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, ये बड़ी फॉर्मेडेबल साइड है, T20 की एक्सपर्ट रहे हैं ये लोग। इनके यहाँ जो लीग होती है T20 की, वो सारी दुनिया में मानी जाती है, जिसका एक हाई स्टैंडर्ड है। तो एक बहुत ही कंटेस्टिंग अच्छा मैच आज के लिए उम्मीद करता हूँ। वो एक्सपर्ट रहे हैं और हम कहेंगे हम एक्सपर्ट बन गए सर। थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे, मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये फतह अपने नाम करेगा आज की भी, और फिर फाइनल मैच की भी। बढ़ते हैं आगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। रीजन पर नज़र दौड़ाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी अहम मीटिंग्स हो रही हैं, कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तक़ी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अमीर ख़ान मुत्तक़ी साहब 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, और इन मुलाकातों में तिजारत में इजाफे पर बात होगी, ट्रांसिट ट्रेड पर बात होगी, सरहदी जो आमदोरफ्त है उस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ते जो हैं वो अवामी ताल्लुकात और इलाकाई रवाबित के फ़रोग पर भी बात होगी। तो दौरे में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो बातचीत की जाएगी, तबादला ख्याल किया जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान ने अफगान अवाम की मदद के लिए खुसूसी फंड के क़याम का फैसला किया है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए चावल, गंदम अफगानिस्तान भिजवा रहा है, और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना की तरफ से ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख अफगान शहरी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और अगर बर वक्त इमदाद फ्राहम ना की गई तो एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। बिल्कुल। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी और मौशी इमदाद पर जोर दे रहा है ताकि अफ़गान अवाम की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार, खुशहाल अफ़गानिस्तान की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। ये अहम मामला है, इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। रशीद साफ़ी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत से अहम मामलात हैं, बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं, थोड़ा सा बताइएगा सबसे पहले इस मामले पर कि जो 2 रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब चूँकि अफ़गानिस्तान में मामलात ऐसे हैं कि हमें उनको सपोर्ट करना, हम ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। चावल और गंदम वो वहाँ पर भिजवाई जा रही है, मज़ीद भिजवाई जाएगी, इससे कितना इम्पैक्ट आएगा? चूँकि कोशिश पाकिस्तान की भी यही है, खित्ते की भी यही है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ना ले, वहाँ के हालात बेहतर हों। थैंक यू चौधरी फॉर हुसैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यकीनी तौर बहुत अच्छी गुफ्तगू की गई थी, और ये इस हकीकत से भी इनकार नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम मुल्क है, और पाकिस्तान अपनी बिसात से बढ़ के अफगान बहन भाइयों की मदद में मसरूफ़ है। लेकिन आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की करोड़ों पर मुश्तमिल आबादी है, लैंड लॉक मुल्क है, वहाँ पे वसाइल की कमी है, उनके असासे मुंजमद है, कारोबार ज़िंदगी बहुत टफ पड़ा है। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान की इमदाद काफ़ी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, और जो अफगान अबूरी हुकूमत के दीगर दोस्त ममालिक हैं उनकी भी कोशिश है कि अफगानिस्तान हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए, उनके मुंजमद असासे बहाल हो, और वहाँ पे आम जिंदगी जो है वो बहाल हो।
तो तब ही जो अफगानिस्तान के जिन मसाइल की तरफ आपने इशारा किया, इंसानी मसाइल है, संगीन मसाइल है, वो तब ही हल होंगे। जब तक ये पेशरफ्त नहीं होगी, इस हवाले से कोई अहम ऐलान दुनिया की तरफ से सामने नहीं आएगा, मसाइल मौजूद रहेंगे। अगर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश भी करे तो पाकिस्तान के वसाइल भी महदूद है और अफगानिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बरादर ममालिक अगर बहुत ज़्यादा भी चाहेंगे तो तब भी ये मसला मौजूद रहेगा। इस सिलसिले में जो अहम पेशरफ्त है वो आज इस्लामाबाद में जो आपके इल्म में है कि मौलवी अमीर खान मुत्तकी तशरीफ ला चुके हैं कल शाम, और आइंदा 2 दिनों के लिए वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। पाकिस्तानी हुक्काम से उनकी मुलाकातें हो रही है, और जो ट्राइका प्लस का इजलास है ये अहम तरीन इजलास है, और इसमें तवक्को यही है कि अफगानिस्तान के सियासी मसाइल के साथ साथ कोशिश की जाए कि वहाँ पे जो इंसानी मसले हैं उसमें कमी आ सके। जी ठीक, बहुत शुक्रिया कुरैशी साफी साहब, आपने तमाम पहलुओं पर अपना तज्जिया पेश किया और हमें बताया कि किस तरह से जो आज मुलाकात है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी हुकाम और सिक्योरिटी हुकाम से जो ट्राइका प्लस होने वाली मुलाकात है, और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। 2 रोज़ा ये दौरा, उम्मीद करते हैं कि कुछ अहम फैसले बेहतरीन इक़दामात के साथ मंजर आम पर आएंगे। तो ऐसा करते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। चलें, जैसे आप कहते हैं ब्रेक लेते हैं जी, वापस नहीं, आते मैं हैं। नहीं कह रही, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, हमें मिनोअन अमल करना है इस पर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मजीद बात करते हैं कुछ मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस, और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात करते हैं कि तालीम के मैदान में गवर्नमेंट क्या करे, चूँकि तालीम और सेहत ये 2 ऐसे शोबे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, माजी में नहीं हुई, अब हो रही है। क्या कमी कोताही है जिस पर और काम होना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से इक़्तिदार संभाला तब से हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में जो तालीमी शोबा है उसमें काम किया जा रहा है, इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही है, जिसमें एक अहम जो फैक्टर है वो है यकसा निज़ाम तालीम, कि चाहे वो मदरसा हो, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, 1ली से 5वीं तक एक निसाब होना चाहिए। क्या इस एक निसाब होने का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया? क्योंकि इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कोविड टाइम्स में जिस तरह से चीज़ें बदली, जिस तरह से ट्रेडिशनल जो निज़ाम तालीम है उसके बजाय चॉक एंड टॉक मेथड के बजाय हम जिस तरह फ़ोन में चले गए, लैपटॉप में बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें फिर हमने देखा कि कुछ मज़ामीन के इम्तिहान लिए गए, तमाम मज़ामीन के इम्तिहान नहीं हुए, उसमें बच्चों ने बड़े एहतजाज किए। जब रिजल्ट आया तो फिर क्या देखा गया? फिर तो भाई शादियाने बजे, फिर तो मिठाइयाँ तकसीम हुई। चूँकि क्या हुआ, मेरे बच्चे के भी पूरे नंबर, उसके बच्चे के भी पूरे नंबर, उसके बच्चे के भी पूरे नंबर, सब किसी की दिल आज़ारी नहीं की गई, किसी की दिल आज़ारी नहीं की गई। लेकिन क्या इससे हम आगे बढ़ पाएंगे कि बच्चों के पूरे नंबर साइंस मज़ामीन में? तो आज सोचा हमने कि इस अहम मौजू पर बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर असगर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? असगर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए ताकि हमें बात करने में आसानी रहे। जरी साहब, आगाज जरा इस बात से करते हैं, जैसे कि शुएब ने बड़ा एक इंतहाई अहम मामला यहाँ पर हाईलाइट किया कि कोविड डेज में, पैंडेमिक में हमने देखा कि स्कूल्स बंद रहे और फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेट के थ्रू, ई सिस्टम के थ्रू बच्चों को तालीम दी गई। जब एग्जाम्स होते तो हम वहाँ पे देखते हैं कि साइंस
इसके मज़ामीन में बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है, लेकिन फिल वक्त तो हमने वो कर दिया, हमने अपने 9th-10th के बच्चों को पास कर दिया। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में ये मैट्रिक की जो सनत होती है, हम तो बचपन से यही सुनते हैं कि इंतहाई बड़ी इंपॉर्टेंट ये सनत होती है और यही लेकर आप अपना आगे का फ्यूचर, अपना आगे का करियर लेकर चलते हैं। ये बताइएगा लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात हैं, और अगर हैं तो वो नुकसानात हमें क्या भुगतना पड़ सकते हैं आगे चलकर? देखिए जी, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया में एजुकेशन का नुकसान हुआ है, लिहाजा हमारे मुल्क में भी हमारे बच्चों को भी अगर ये नुकसान हुआ है तो हमने किसी बेहतरीन तरीके से उसका अजाला करना है, किसी तरीके से देखना है कि हमें कम से कम इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इम्तिहान मुनक्कद किए गए और इम्तिहानात उन इम्तिहानात की मदद से वो अपनी अगली क्लासों तक पहुँच गए। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है तालीमी इदारों की, ख़ुसूसन ऐसे तालीमी इदारे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, कि हम वो जो नुकसानात हो गए उसका अजाला अच्छे तरीके से करें, अपने कोर्सेज़ इस तरह इंट्रोड्यूस करें बच्चों को कि अगर कोई कमी रह गई है उनकी मैट्रिक में तो इंटरमीडिएट में जब वो हमारे पास आएँ तो वो कमी हम पूरी करें, और इसी तरह अगर इंटरमीडिएट के इम्तिहान पास करके हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है तो उसकी हम कमी पूरी करें। तो अभी सिर्फ इसमें एक बात जो कि शोएब ने बात की वो ये है कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम मुतय्यन किया गया इस मौके पर उसमें कुछ खराबियां हैं, और उसकी वही खराबी कि इतने सारे बच्चों को 100% मार्क्स दे दिए गए कि उससे एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स में भी, उनके वालिदैन में भी और सोसाइटी में इन जनरल, कि जैसे ये बच्चे बहुत लाइक फाइक हैं, बहुत मार्का मार के आ रहे हैं। तो असल में बच्चों का भी कसूर नहीं है। बच्चों को जो चीज़ बताई गई कि आपने 4 मज़मूनों के इम्तिहान देने हैं, उसमें से भी स्मार्ट सिलेबस में से इम्तिहान देने हैं, उन्होंने उसी की बेहतरीन तैयारी की और इम्तिहान में जितने अच्छे नंबर ले सकते थे वो लिए। असल ख़राबी हमारे सिस्टम में है कि हम सिस्टम से गलत सिग्नल दे रहे हैं कि ये बच्चों ने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और इतने अच्छे पढ़े हुए हैं कि इनको 100% मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक सर, एक बात और बताइएगा, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि अगर मैट्रिक में कुछ गलतियां कोताहियां हो गई हैं तो अब जिम्मेदारी आएगी कॉलेज पर, और अगर कॉलेज में नहीं इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में कोई मसला हुआ है तो जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे आएगी। सर, इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाएगा? किस तरह से करिकुलम बदला जाएगा, किस तरह से कोर्स डिज़ाइन किए जाएंगे, किस तरह से बच्चों को मुफीद रुकन बनाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। हमने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पर एक बड़ा अहम इक़दाम किया है। हमने पहली दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज की हिस्ट्री में 0 वीक का इनेकाद किया है, और उस वीक में हमने बच्चों का सही मायनों में जायज़ा लिया है कि उनकी लर्निंग्स आउटकम कितनी अच्छी हैं, ताकि जब हम उन्हें क्लास वीक 1 में पढ़ाना शुरू करें तो उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लें। तो वीक 0 का अगरचे के आप ये कह सकते हैं कि एक वीक में क्या वो तमाम कंपनसेशन हो जाएगी, नहीं, एक वीक में नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम हमें ये अंदाज़ा होगा कि कौन से एरियाज़ हैं कि जिसमें हमने अपनी फैकल्टी को ट्रेनिंग देनी है कि वो उन पे कंसंट्रेट करके जो कमी बेशी रह गई है, कमी हो गई है, उसको कंपनसेट करें। देखिए, ये ज़िम्मेदारी हमारी कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है। अब लॉकडाउन सबको नुकसान पहुंचाया। अब हमने देखना है कि इस लॉकडाउन से हम निकल रहे हैं और हमने अपनी ज़िम्मेदारियां, ख़ुसूसन इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे, हायर एजुकेशन पे होती है कि यहाँ से बच्चे को परवान चढ़ना होता है कि वो उसकी क्या काबिलियत है, उसमें क्या उसकी तरबियत व इस्लाह हो चुकी है। तो लिहाजा हम पूरी तरह तैयार हैं और अपने आप को मुसलसल इस चीज़ के लिए तैयार किए हुए हैं कि जो भी हमें मज़ीद काम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करना पड़ेगा वो हम यूनिवर्सिटी लेवल पर करेंगे।
ज़री साहब, एक छोटा सा मामला मैं आपकी चाहूँगी कि आपके सामने रखा जाए। आपने कहा ना कि यहाँ पर हायर एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आगे बच्चों को फ्यूचर के लिए या करियर के लिए तैयार कैसे करना है। आपने कहा कि हम कोविड टाइम से बाहर निकल चुके, तो जिम्मेदारी अब ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है। रिसर्च डिपार्टमेंट का, रिसर्च स्टडी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है जब आप डिग्री लेते हैं उस वक्त तक की पढ़ाई में, क्योंकि मगरबी ममालिक की जो सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर रिसर्च डिपार्टमेंट का बड़ा रोल होता है। बच्चे रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये मामलात सुने, वाक़यात सुने हैं, और मेरी बहन भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अब वहाँ पर क्या मामलात हैं कि 1 महीने के बाद थीसिस हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को ये तक मालूम नहीं है कि उनका टॉपिक क्या है, उन्होंने किस पर रिसर्च करनी है। उनके पास इतना कम टाइम है, लेकिन उन्हें इसी वक्त के अंदर अंदर अपने थीसिस कंप्लीट करके देने हैं। बच्चे अभी कुछ नहीं जानते और बार बार ये बैश किया जा रहा है कि आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपने सेमेस्टर की फीस जमा करवाएं और हर हाल में करवाएं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्सिटी, जो हमारे इदारे हैं, वो ये सुलूक बच्चों के साथ करें कि बच्चे भी तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 1 माह से ज़्यादा का वक्त दिया जाए, या फिर अगर 1 माह दें तो टॉपिक तो एटलीस्ट बता दें कि हमने काम किस पर करना है। इस पर रिफॉर्म्स कैसे हो, यहाँ पर इस्लाह कैसे होगी? बहुत अच्छी बात की है, और एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारा हायर एजुकेशन का, आपने उसकी तरफ निशानदेही की है। देखिए, कोविड या इवन बिफोर कोविड हमें अपनी रिसर्च अच्छी क्वालिटी करने का बहुत बड़ा इशू है हायर एजुकेशन में। हमारी रिसर्च की वो क्वालिटी नहीं निकलती, उसमें वो इनोवेशन नहीं होती, और ख़ुसूसन हमारी रिसर्च में सोसाइटल इम्पैक्ट की बहुत कम नज़र आती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम दोबारा से इस कोविड-19 के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए हम दोबारा से पूरी तरह जायज़ा लें कि किस तरीके से हमने अपनी रिसर्च क्वालिटी को लिफ्ट अप करना है। रिसर्च क्वालिटी को लिफ्ट अप करने का बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो सबसे मौसर तरीका होगा वो ये होगा कि हम अपने बच्चों की रिसर्च कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें। बच्चों से मुराद मेरी यहाँ पर एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। मैंने देखा है, मैं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ कर आया हूँ, वहाँ पढ़ाया है, मैं वहाँ प्रोफेसर रहा हूँ। वहाँ पर भी रिसर्च क्वालिटी जो बिल्डअप होती है किसी अच्छे प्रोफेसर की भी, वो भी इससे बिल्डअप होती है कि उसके कितने अच्छे पीएचडी स्टूडेंट हैं, उसके कितने अच्छे एमफिल स्टूडेंट्स हैं, और उनको हम किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके टॉप लेवल रिसर्च करवाते हैं। और वही रिसर्च जब फिर प्रोफेसर के हाथ लगती है और वो उनके बच्चों के साथ मिलकर उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करता है, तो वही हमारी सोसाइटी में अच्छा रिसर्च कल्चर क्रिएट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है इस बात की तरफ तवज्जो दे कि जी सर, आपको लगता है कि इसमें बुनियादी वजह शायद ये भी है कि जिन मुल्कों के हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, जिस माशरे के हम एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ ग्रास रूट लेवल पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। स्टेम एजुकेशन पर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान में कराची में तो हो रहा होगा, इस्लामाबाद में, लाहौर में तो हो रहा होगा, लेकिन छोटे शहरों में नहीं हो रहा। इसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों में साइंस से उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं है। देखिए, ये बात आपकी सही है और इसमें बहुत सा काम होने वाला है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले सालों की निस्बत हमारे तालीमी मयार बेहतरी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल है। जो डायनेमिक्स है हमारी, वो एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। स्टेम एजुकेशन की बात हो रही है, स्कूल लेवल पर फैकल्टी ट्रेनिंग, स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग की बात हो रही है, सिंगल नेशनल करिकुलम भी एक बेहतरी की तरफ हम गामजन हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्रिटिसाइज़ तो हम अपने लेवल को कंपेयर करें एक डेवलप कंट्री के लेवल से, तो फिर तो सारे दिन हम बैठे हुए यहाँ तनकीद करते रहेंगे। हमें जो अभी देखना है वो ये देखना है कि हमारी डायनेमिक्स क्या है। क्या हम पिछले साल से इस साल में बेहतरी है? पिछले 5 साल जो हमने किया, अगले 5 साल में क्या हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं? मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे तालीमी मयार में बेहतरी आ रही है। स्टेम एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। एहसास स्कॉलरशिप की वजह से जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हैं उनको भी उन तक पहुंच हो रही है। तो और एक जो बड़ी हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कोविड-19 में, ई लर्निंग की तरफ जाने में, वर्चुअल टीचिंग की तरफ जाने में, कि उससे अब हम एक्सेस टू हायर एजुकेशन जो है
उसको दूर दराज इलाकों तक पहुंचा सकते हैं, देही इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर गवर्नमेंट जो है इस बात पे तवज्जो दे कि तमाम मुल्क में बहुत तेज़ रफ्तार इंटरनेट प्रोविज़न हो, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे इदारे अपनी वर्चुअल टीचिंग की तरफ जाएं, और वो लोग जो कि लाहौर आकर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ सकते उन तक भी हमारी एक्सेस हो, कि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मुहैया हों, और हम कोशिश करें कि हम उन्हें बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन उनके घर बैठे हुए, एजुकेशन उनके घर बैठे हुए पहुँचाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका असगर सैदी साहब, अपना वक्त देने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के वॉचडाउन साथ मौजूद थे और हमें न सिर्फ आगाह कर रहे थे बल्कि स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई कर रहे थे और असातिज़ा की भी रहनुमाई कर रहे थे कि किस तरह से हम करिकुलम को अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर बना सकते हैं, उस असातिज़ा वहाँ पर क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद खबरें आपको देते हैं, लेकिन एक खबर जो कि बहुत अच्छी है और हमारी स्पेशली उस आवाम के लिए जिसका हवाले से हम कहते हैं कि वो सतह गुरबत से ज़रा नीचे के लोग तस्वुर किए जाते हैं। वफाकी हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक और वादा सच कर दिखाया और इस बार एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले, मतलब यानी कि जिनकी लो इनकम है, इन घरानों को किराना दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वज़ीर आज़म की मामूर खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्चर साहिबा ने अपनी ट्विटर साइट पर एक ट्वीट में बताया है कि मुस्तहिक अफराद के लिए एहसास राशन प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है और इसके तहत रजिस्टर्ड लोग नामजद करियाना स्टोर्स या फिर यूटिलिटी स्टोर से अपने लिए घी, खुर्दनी तेल, दालें, आटा, ये सब कुछ सब्सिडी पर हासिल कर सकते हैं और इस रिलीफ पैकेज से 13 करोड़ लोग मुस्तफिद होंगे। बहुत अच्छी बात है, 13 करोड़, तकरीबन 60% पाकिस्तान की ये आबादी बनती है और इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है। यूँ तो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मौजूद है कि किस घराने की इनकम कितनी है, लेकिन इसमें यह होगा कि एक घर से एक ही फ़र्द एलिजिबल होगा कि वो रजिस्टर करवाएगा और वो चाहे घर के करीब कोई किराना स्टोर जो कि रजिस्टर्ड होगा या यूटिलिटी स्टोर जो कि ज़ाहिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वहाँ पर जाकर सब्सिडी पर वो चीज़ें ले सकेगा, जिसमें दालें भी हैं, आटा भी है, चावल भी है, चीनी भी है। पहले क्या होता था, लंबी लंबी लाइन तो लगती थी लेकिन उसमें आपको नहीं पता कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है। फिर हमने ये भी देखा लोगों को 40-40 किलो चीनी ले जाते हुए, हमने ये भी देखा इसी पाकिस्तान में कि जब गवर्नमेंट स्पेशली रमज़ान में जब सब्सिडी पैकेज अनाउंस करती है तो बहुत से ऐसे दुकानदार जाते थे यूटिलिटी स्टोर पर, चीनी वहाँ से ली सस्ती है, अपनी दुकान पर लाकर पैकेट्स खोले, दूसरे पैकेट में भरा और फिर बेच दी महंगे दामों। अब ये नहीं चलेगा, चूँकि रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद ही हम देखेंगे कि जो एलिजिबल है उस घर का एक फ़र्द वो जाएगा और तकरीबन 30% सब्सिडी पर वो चीज़ लेकर आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूँ समझाने के लिए, अगर एक चीज़ 100 रुपए की है, कोई दाल 100 रुपए की है, 70 रुपए की मिलेगी, 30 रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। वही 30 रुपए 30 करके कितने 3000 बन जाएंगे, वो किसी और काम पे लगा पाएगा। चूँकि अगर 30,000 किसी घर के मजमूई आमदनी है, वो चाहे 4 लोग कमाने वाले हों और सिर्फ 30,000 कमाते हों, तो उसमें से एक फ़र्द के नाम पर रजिस्ट्रेशन होगी, वो जाएगा और ये अशिया लेकर आएगा। चूँकि ज़ाहिर है खाना तो सब के लिए ज़रूरी है, पेट तो सब ने भरना है, बच्चों की भूख तो कोई देख नहीं, माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना दादी ना नानी, कोई देख नहीं सकता। उनका ख्याल किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। इस प्रोग्राम को अब इस तरह से हम आगे लेकर चल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का अमल अब स्टार्ट हो चुका है। जितनी ज़्यादा दुकानें इसमें शामिल हो जाएंगी उतना ही आवाम के लिए फ़ायदा होगा, चूँकि 60% जो आबादी है उसने मुस्तफ़ीद होना है और उसके लिए अब ये सारा जो प्लान है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने हम लेकर आते हैं। कोशिश करेंगे डॉक्टर सानिया निश्चर साहिबा के साथ एक नशिस्त भी रखें ताकि उनसे जान पाएंगे जिस पोर्टल का इफ्तिताह उन्होंने किया है कैसे अगर कोई डाटा से मिस हो गया, किसी का नाम उसमें नहीं आया, वो चाहता है कि उसका नाम भी उसमें आए, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, कैसे वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है, कैसे वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है और हमने ये देखना है कि ये हमने सब्सिडी हर उस घर तक पहुंचानी है जो कि इसका मुस्तहिक है। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते ज़रा खबर देते हैं आपको न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंद्रा आर्डर्न साहिबा, बताया जाता है कि उनके बारे में एक छोटे सा क्लिप बड़ा खूबसूरत सा वायरल हुआ है। वीडियो फेसबुक लाइव पर वो बैठी हुई थी और जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, कोविड से किस तरह से न्यूजीलैंड ने और न्यूजीलैंड की जो क्या कहते हैं हुकूमत है उसने सर्वाइव किया है, किस तरह से अच्छे
उन्होंने स्टेप्स लिए, इक़दामात लिए, उस पर वो लोगों को रहनुमाई फराहम करी थी। और एक वो कहते हैं ना कि लाइव कमेंट सेशन आज चल रहा था, तो वो कुछ इस तरह से लोगों से मुखातिब थी। इसी दौरान उनकी बेटी उनसे मुखातिब होती, उनसे बात करने की कोशिश करती। इस पर जसरीन हारिस साहिबा कहती है कि अभी रुक जाओ, मैं अभी ज़रा फेसबुक पर लाइव पे हूँ या फिर मैं इधर किसी से बात कर रही हूँ। तो बड़ा मज़े का क्लिप है, तो आपको दिखाते हैं कि जो जसरीन हारिस साहिबा है, ये जो उनके थोड़े से क्यूट मोमेंट्स थे अपनी बेटी के साथ, वो किस तरह से थे, कैसी दिखाई दी, जरा देखिए आप भी। But you'll see that greater certainty for business. You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody. Yeah, Nanny will take you down to bed. Thanks, Nana. Well, that was a bedtime fail, wasn't it? Health advice. Oh, it is. I'm sorry, darling. It is taking so long. Okay. I'm sorry, everyone. I'm going to just go and put Neve back to bed because this is well past her bedtime. Thanks for joining me. I think I've covered everything that I wanted to share at this point anyway, but maybe I'll jump online for an extended version, an extended uninterrupted version. How beautifully she continued the discussion कि बेटी आई तो थी लेकिन उन्होंने उससे भी कम्युनिकेट किया और जो ज़ाहिर लोगों से कम्युनिकेट करते उसको भी उन्होंने जारी रखा। बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो थी जो आपको हमने दिखाई। 3 साल की बेटी जिस तरह से आई वो तो अब ज़ाहिर उन्होंने नज़र नहीं आया, लेकिन जो गुफ्तगू रही वो हमने आपको सुनाई। चलें बढ़ते हैं आगे। शोहरा आफाक फिल्म टाइटैनिक, इससे शोहरत की बुलंदियों पर जाने वाले ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो आज अपनी 47वीं सालगिरह मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। यस, हैप्पी बर्थडे डिकैप्रियो, और बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ। बड़े लोगों को आपने एंटरटेन किया अपनी इस मूवी टाइटैनिक से, और आज भी ये शोहरत की बुलंदियों पर है। कभी भी आपका अगर दिल करता है, मूड होता है, तो आप लोग ये मूवी जो है वो अक्सर देख लेते हैं। तो हॉलीवुड अदाकार ने 16 बरस की उम्र में टीवी सीरियल से अपने फनी करियर का आगाज़ किया और टाइटैनिक फिल्म में अपनी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने सभी को हैरान करके आलमगीर शोहरत हासिल की। जैसे कि मैंने कहा ना कि आज भी टाइटैनिक का जब नाम लें तो उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके जो हीरो है, उस हीरोइन है, वो हमारे सामने आ जाते हैं और फिर जब दिल करता है तो आप जरा लगा के अपने दोस्तों यार से बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, जिसकी आज बर्थडे है उसके हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज हमारे टीम मेंबर हैं फरीद अली, उनकी भी सालगिरह है। तो शो के बाद यानी 11 बजे मुझे उम्मीद तो यही है कि वो केक मंगवाएंगे और हम सबको खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे फरीद। हाँ, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद की अपनी होती है। तो वो केक उन्हें मालूम है कौन सा हमारी टीम को पसंद है। 2 दिन पहले उन्होंने इसका एक स्लाइस खाया था तो मैंने क्यों दे दिया कौन सा केक हम सबको खाना है। तो जिसकी आज बर्थडे है उनका हैप्पी बर्थडे। मेरे भाई भाभी की आज वेडिंग एनिवर्सरी, उनको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छा, हमने तो अपने व्यूअर्स को पहले भी कहा है कि हमने अपना नंबर आपको दिया है, हमने अपना इंस्टाग्राम आईडी आपके साथ शेयर किया, मैं ट्विटर हैंडल आपके साथ शेयर किया। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसकी आज बर्थडे है तो प्लीज बताएं। हम चाहते हैं कि हम आपकी खुशियों का हिस्सा बने, सुबह पाकिस्तान की टीम आपकी खुशियों का हिस्सा बने, ताकि ये छोटी छोटी खुशियां जो है ना, जब सुबह का आगाज थोड़ा सा होता है कि आपको थोड़ी सी वो अटेंशन मिल जाती है, तो आप थोड़ा सा ना क्या कहते हैं हैप्पी फील करते हैं और जरा दिन बड़ा अच्छे तरीके से गुजर जाए, तो फिर आप पूरा साल सुना तो यही है कि खुशियों भरा आपका गुजरता है। क्योंकि अगर आपका एक दिन अच्छा गुजर जाए, लेकिन अगर आप किसी का एक लम्हा भी अच्छा कर सकते हैं तो इससे बड़ी नेकी भी कोई और नहीं हो सकती। क्या बात है। तो फरीद आज आपने हमारे लम्हात अच्छे करने केक खिला के, ताकि आपका पूरा साल बहुत अच्छा रहे। चलें जी, बढ़ते आगे। और हमने कल आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त बड़ी प्यारी खबर रखी थी ख़ज़ा के मौसम में, जिसका फ़ोटो शूट हुआ। ज़िंदगी की बहार जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट की कि आने वाली बहारों को वेलकम किया एक नए जोड़े ने। मैं बात कर रहा हूँ मलाला यूसुफजई की। असर से उनका निकाह हुआ और अब दुनिया भर से मुबारकबादों का तांता सा बंद गया है। आलमी सियासी शख्सियात से लेकर शोबे स्टार सब ने मलाला यूसुफजई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में अपने ख़ानदान की तरफ से मलाला यूसुफजई और उनके लाइफ पार्टनर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, शादी की मुबारकबाद दी है। जमाइमा खान, इन्होंने भी मलाला यूसुफजई को मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा फिल्मी सितारों ने भी मलाला को और असर को शादी की मुबारकबाद दी है। बख्तावर भुट्टो जरदारी हो, आसफा भुट्टो जरदारी हो, शहजाद रॉय हो, मीशा शफ़ी हो, ज़रियाब राजपूत हो, मोहम्मद शुएब हो, अहम तरीन शख्सियात ने मलाला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और हम चाहते हैं कि मलाला आप खुश हो खुरम रहे और
میں صرف آپ کی نہیں، میں یہ کہوں گی کہ اس ملک کی ہر بیٹی جو اپنے زندگی کا نیا سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں جو ہے وہ خوشیاں لے کر آئے. ایک وقت تھا شعیب جب ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے. ہمیں یقین جانیے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے بڑے کیا کریں، ہم کہتے تھے کیا دعائیں، ہر وقت شادی کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن جب اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے معاملات دیکھتے ہیں جہاں پر بیٹیاں پریشان ہیں اور ان کی وجہ سے پھر پورا میکا پورا خاندان پریشان ہوتا، تو یقین جانیے تب جا کر اس دعا کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے بڑے ٹھیک کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب اچھے کرے. تو میرے خیال سے چاہے اب ہم ینگسٹرز کیوں نہیں، اپنی دوستوں کو، اپنے کزنز کو، اپنے پیاروں کو یہ دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرے اور آپ کے واقعی نیک نصیب کرے. اور یہ دونوں کے لیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کے دعا یہی اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. اب یہ جو جینڈر ڈیفرنس ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ شادی کا بندھن ہے، وہ جاب کے معاملات ہیں، بالکل جینڈر بائزنس نہیں ہے. اب دونوں کے لیے سیم دعا ہے، دونوں کے لیے سیم خوشی ہے، دونوں کے لیے سیم سیلیبریشن ہے، دونوں کے لیے بالکل ایک جیسا ماحول ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، نیوز بریک، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. اسٹے ٹیونز میں پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اے نیئر کو یاد کرتے ہیں جن کو مداحوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے. 14 اپریل 1950 ساہیوال میں آنکھ کھولی. اس کے بعد جو ان کا ایک کیریئر ہے، اگر اس پہ نظر دوڑائیں اور جو ایوارڈز انہوں نے اپنے نام کیے اس پر بات کریں تو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ 2018 میں ان کو دیا گیا. 5 نگار ایوارڈ ملے. 11 نومبر 2016 لاہور میں ان کا انتقال ہوا. بالکل ایسی، اور ان کی یادیں ان کی بات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور ڈیفینیٹلی جب ان خدمات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، اور پروگرام میں اب آپ کو کچھ اور اچھی خبر آپ کو ایک دینے جا رہے ہیں. وہ یہ کہ سیاحت یعنی کہ ٹورزم اور ٹریول انڈسٹری کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑا میلہ جرمنی کی دارالحکومت برلن میں سجنے کو تیار ہے. اور اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایکسپو آئندہ سال 9 مارچ سے 13 مارچ تک اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جاری رہے گی. اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 9 مارچ 2022 کو جو ایگزیبیٹرز ہیں وہ چاہے بزنس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں یا پھر ہم یوں کہیں کہ میڈیا کے برلن شہر کے دروازے ان تمام افراد کے لیے کھول دیے جائیں گے، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ رنگا رنگ تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ITB نامی اس میلے میں سیاحت سے وابستہ 1,60,000 سے زائد افراد شرکت کریں گے. بالکل سیاحتی میلہ ہے، دنیا بھر سے آپریٹرز آئیں گے، ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ افراد آئیں گے، ہوٹلنگ انڈسٹری سے جڑے لوگ آئیں گے، اور جو سیاحتی کمپنیز ہیں وہ یہاں پر شریک ہوں گے. ITB نامی یہ میلہ، اس میں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے. اور اگر کووڈ کے باعث سفری پابندیوں کی وجہ سے کوئی شریک نہیں ہو سکا، جسٹ ان کیس کوئی ملک اگر شرکت نہیں کر پاتا تو برلن میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میلے کا حصہ ضرور بنے گا. پاکستان فزیکلی جائے گا اور انشاءاللہ یہ زبردست ہے جو ایونٹ ہے، اس میں پاکستان کی جو نمائندگی ہوگی، کس طرح پاکستان ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے 2020 میں ایکسپیکٹ تو یہ کیا تھا کہ پاکستان ٹورزم میں بہت اوپر جائے گا، بٹ کووڈ آیا اور اس کی وجہ سے ہم اس طرح سے کام نہیں کر پائے. لیکن اس دور میں بھی پاکستان نے نئی سائٹس میں کام کیا. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے MD PTTC آفتاب الرحمان رانا صاحب نے. السلام علیکم، گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک سر. پاکستان تو انشاءاللہ جائے گا فزیکلی. ہم اب دیکھتے ہیں سر، وہ چاہے دبئی ایکسپو ہو وہاں پر لگی SMDs ہوں، وہ چاہے ابھی لوک میلہ 2021 وہاں پر لگی SMDs، وہاں پر پاکستان کا ٹورزم پوٹینشیل ہم دکھاتے ہیں آنے والے لوگوں کو. اس کے لیے کیا خاص تیاری ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ ایکچولی جیسے آپ کو علم ہے کہ 2 سال جو تھے سیاحت کی انڈسٹری میں 2021 دونوں سال بہت ہی ایک گمبھیر سال تھے، اور ساری دنیا کا جو ٹورزم ہے وہ 80% تک نیچے چلا گیا تھا. اور یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ساری دنیا میں کوششیں ہوئی ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی جس طرح سے ایک پوری جان مار کے کووڈ کا مقابلہ کیا گیا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ لیول اتنا نیچے آ گیا کہ پہلی دفعہ 1.5 سال کے بعد ابھی فلائٹ آپریشن 100% الاؤ کر دیا گیا. تو اس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو 2022 ہوگا 23 ہوگا
وہ سیاحت کے لیے ایک بہت شاندار سال پاکستان کے لیے ثابت ہوگا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ کیونکہ ITB جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریول اینڈ ٹورزم کا فیئر ہے, اس میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ فیئر ہے جہاں پہ ساری دنیا کے جو ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے بائر اینڈ سیلرز ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور 5 دن کا وہ جو وہاں پہ ایونٹ سجتا ہے اس میں 140-45 کے قریب کنٹریز آتے ہیں اور اپنے اپنے پیویلینز اور اپنی پروڈکٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو پاکستان بھی اس بار انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ جائے گا, اور ہم PTDC اور جو TDAP ہمارا ادارہ ہے منسٹری آف کامرس کا, وہ مل کے اس بار اس کو پلان کر رہے ہیں. اور جو ہمارے سارے پروونسز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ٹور آپریٹرز ہیں ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں جائیں, تاکہ اصل جو بزنس اپرچونٹی ہے وہ ان کے لیے ہے. دے ہیو ٹو سیل دیئر پیکیجز, اور گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ جو ابھی پالیسی لے کے چل رہی ہے, دیٹ از دا پالیسی ٹو انیبل پرائیویٹ سیکٹر ٹو کم فارورڈ. ٹورزم کے اندر وہ جو پہلا ایک موڈ چلتا تھا کہ حکومت ہی سارا کچھ کرے, ابھی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اس سے پل بیک کیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ آگے بڑھے, انویسٹمنٹ بھی کرے, بزنس اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھائے. اور دبئی کی بھی اگزامپل آپ کے سامنے ہے, اتنی بڑی تعداد میں روزانہ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں پویلین دیکھنے کے لیے, اور اس پویلین میں پورا پاکستان کی ہسٹری, کلچر, آرکیالوجی اتنے زبردست انداز سے پیش کیا گیا, اور وہ 6 ماہ کے لیے ساری دنیا کے لیے ایک شوکیس ہے پاکستان کا. اینڈ آئی ہوپ بڑے اچھے امپیکٹ آئیں گے اس سے. بالکل, ہم خود بھی دیکھ کر آئے اور باقی لوگوں کا وہاں پہ رش ہمیں ہجوم نظر آیا اور لائنز لگی تھی. ہم نے باقاعدہ طور پہ ویڈیوز ہمارے کیمرے نے شوٹ کی. بٹ سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو ہماری پلاننگ ہے, ان پلاننگز کے بعد ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, اور کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ واقعی اس ITB میلے کا حصہ بنے, مطلب پاکستان کا یہ والا جو پارٹ ہے, یہ والا جو کمپوننٹ ہے وہ وہاں پر ایگزیبیشن کا حصہ لازمی بنے. دیکھیں اب جو 2-3 چیزوں پہ جو کام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل پبلسٹی اینڈ پروموشن ہے وہ وفاقی حکومت نے ذمہ داری لی ہے کہ کس طرح پاکستان کا جو امیج ہے ایز اے ڈیسٹینیشن اس کو بلڈ اپ کرنا ہے, اور ایک پورا ایک برانڈ کیمپین اس کے پیچھے ڈیولپ کی گئی ہے جو ہوپ فلی اس مارچ سے پہلے لانچ بھی پرائم منسٹر کر دیں گے. تو وہ ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کا پورا ایک موقع ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اب جو پروونسز ہیں ہمارے ساتھ وہ اپنے اپنے ایریاز کو تیار کر رہے ہیں ڈیسٹینیشن کی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ہر ایریا میں اس وقت نئے پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے, ہیومن ریسورس کو ٹھیک کرنا ہے, کوالٹی سٹینڈرڈز کے اوپر ہم نے کافی ساری کنسلٹیشن کر لی ہے, وہ پورا ڈاکومنٹ اس کا بھی لانچ کیا ہے. تو ایک پوری تیاری ہے ابھی حکومت کی جو کہ ذرا سلو ڈاؤن کیا تھا کووڈ کی وجہ سے. ابھی ہم جیسے جیسے دیکھ رہے ہیں حالات بہتر ہو گئے ہیں, ویکسینیشن کی وجہ سے سیفٹی کے جو کنسرن تھے وہ دور ہو گئے ہیں, تو اب لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آنے کے لیے ولنگ ہوگی. تو ہمیں ابھی یہ جو کوشچن ہے ہمارے پاس سمر سیزن سے پہلے اس میں مزید کام کرنا ہے, اور اپنے جو گھر کے معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور پبلسٹی پروموشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو ITB بنیادی طور پہ ایک ایسا فورم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پوری دنیا کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. وہاں پہ کانفرنسز بھی ہوتے ہیں, فورمز بھی ہوتے ہیں, آپ ان کی بیسٹ پریکٹسز کو بھی دیکھتے ہیں. کورونا ایک پرابلم تھا ٹورزم کے لیے, لیکن اس پرابلم سے ہم نے بہت سارے لیسن لرن کیے ہیں ساری دنیا نے. ہم نے یہ دیکھا کہ اوور آل پوری دنیا کے اندر ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت امپروو ہوئے ہیں, اور ہم نے بھی اس کے اوپر کام شروع کیا. جو سٹینڈرڈز بنائے ہیں نیشنل سٹینڈرڈ, اسی چیز کے اوپر ہے کہ کس طرح کوالٹی آف سروسز کو اوپر لے کے جانا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فورسی کر رہے ہیں کہ جو 2022 اور 2023 ہوگا اس میں ٹو سٹارٹ ود ایڈونچر ٹورزم سب سے پہلے آئے گا, کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ دشواریاں نہیں ہوتی, ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. وہ ویسے بھی ذرا سخت جان قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کوپیمائی ہے, ٹریکنگ ہے, اور ڈفرینٹ ایڈونچر سپورٹس ہیں, وہ لوگ ابھی بڑی تعداد میں پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جو ہمارا کلچر ٹورزم ہے, خاص طور پہ ہم بدھسٹ ٹورزم اور جو ہمارا ریلیجس ٹورزم ہے, ان سیگمنٹس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں. بلکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی اس کے اوپر نیا لٹریچر تیار کیا ہے, اور اس کو ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی, فار ایگزامپل جو بدھسٹ لٹریچر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کورین, جاپنیز, چائنیز, تھائی لینگویج میں اویلیبل, تاکہ ان لوگوں کو اپنی زبان میں وہ مٹیریل پڑھنے کو ملے. زیادہ آتے ہیں. ہاں, اسی طرح جو سکھ, آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے دنیا میں اس وقت, تقریباً آپ سمجھیں کہ
9 मिलियन के करीब से ओवरसीज़ हैं, इंडिया के बाहर। वो हमारे लिए बहुत अच्छी मार्केट है कि उनको हम पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें। उसके ऊपर भी हमने स्पेशल लिटरेचर तैयार किया। एक पूरा एक नेशनल टूरिज़म पोर्टल अभी डेवलप कर दिया जो कि ब्रांड के साथ लॉन्च होगा, और उसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह जिस किस्म की भी टूरिस्ट को चाहिए होगी एक जगह पे मिलेगी, और फैसिलिटीज़ को बुक करने के मोड्स भी उसके ऊपर राइट। ये जिस people पोर्टल can की get आप बात information करें, and जब also भी the बात services. होती है तो हम पूछते हैं कब लॉन्च होना है, और आपका जवाब होता है वेरी सून। उम्मीद है अभी बहुत जल्दी, बिकॉज अभी हालात ठीक हो गए हैं, गवर्नमेंट ने पब्लिक इवेंट करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। उस वजह से रोका हुआ था कि इवेंट अलाउ नहीं थे पब्लिक में करना, तो वी वांट टू हैव अ बिगर इवेंट। तो आई होप अभी हमें प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से कोई डेट की अनाउंसमेंट आ इंशाल्लाह जाती ये है। बड़ी जल्दी PTDC very के soon कोई कर recently पाएंगे। कुछ अच्छा मतलब इनके नया इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर भी मतलब यानी कि जल्दी ही करीब है, और सो साल 2021 बिल्कुल, हमारा में टारगेट खत्म यही हो हुआ गया है। साल के अंदर अंदर हो जाए ये। इंशाल्लाह। सर ये बताएं कि जो ITB नामी जो मेला है जिसके बारे में ज़रा हम लोग बात करें इस वक्त, कोई टूर ऑपरेटर पाकिस्तान का, कोई ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता, कोई होटल के शोबे से वाबस्ता अगर वहाँ पर जाना चाहता है तो क्या तरीक़ेकार क्या है? वो खुद से रजिस्ट्रेशन कराएगा या PTDC के साथ कोलैबोरेशन होगी, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, कैसे कोई जा पाएगा? उसमें यह है कि जो पेवेलियन है वो TDAP और PTDC जॉइंटली इस्टेब्लिश करेंगे। ओके। और जो इंटरेस्टेड ऑपरेटर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, पाकिस्तान में 3 बड़ी एसोसिएशंस हैं जो प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर को डील करती हैं। एक टूर ऑपरेटर की एसोसिएशन है पार्टो के नाम से, एक टैप के नाम से ट्रैवल एजेंट की एसोसिएशन है, एक पाकिस्तान होटल एसोसिएशन है। तो उन एसोसिएशन के साथ हमारा डायरेक्ट रब्ता रहता है, उनके ज़रिए हम उनको ये सारी मालूमात प्रोवाइड करेंगे और वो अपने मेंबर्स के जो सिलेक्शन करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वी हैव टू बी सिलेक्टिव आउट ऑफ दैट। तो वो एसोसिएशंस को हम हेल्प करेंगे कि वो इसमें ऐसे लोगों को लेके आएँ जो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हों और अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकते हों। तो ये तीनों जो हमारे होटल, ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर हैं, इन तीनों की एसोसिएशन के ज़रिए हम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑपरेटर्स के साथ, और वो फिर अप्लाई करेंगे इसके लिए। मीडिया टीम्स भी जाएंगी सर? मीडिया बिल्कुल हम इनकरेज करेंगे, वो उसमें फॉरेन ऑफिस के ज़रिए हमारा प्लान है कि वो इसको कोऑर्डिनेट करे, जो यहाँ से जाना चाहती है कोई इसकी कवरेज के लिए इवेंट। यानी हो सकता है सुबह पाकिस्तान वहाँ से प्रोग्राम करे जाकर। बहुत बड़ा इवेंट है। अभी हम देख रहे हैं कि हो सकता है कोई कल्चरल इवेंट भी ऑर्गेनाइज करें वहाँ पे, ताकि लोगों को अपना कल्चर भी वहाँ दिखाया जा सके। सारे मुल्क आते हैं, वो अपनी भरपूर तरीके से वहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो प्रोविंसेस में हैं कि वो अगर कोई वहाँ पे शोज़ करना चाहते हैं फोक म्यूज़िक के, डांसेस के, वो वहाँ पे हो सके। अभी क्योंकि टाइम है, हम इसके भी प्लान डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा फेयर होता है कि आपको पूरा देखने के लिए कम से कम 4-5 दिन चाहिए होते हैं। एक दिन में आप नहीं देख सकते। प्लानिंग करके रखें। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन से कि क्या है मेला, कौन कौन वहाँ पे शरीक हुआ, और जिस तरह दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन छा गया था वहाँ पर भी हमारा पवेलियन छा जाएगा इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है स्पेशली टूरिज्म पे तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल मुझे। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, और इस ITB मेले से मुतालिक हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी तैयारियाँ किस लेवल पर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम छोटे छोटे लेवल्स पर तैयारी करते आए। जैसे कि मैं कहूँगा लोक मेला यूँ तो इस एक लार्ज स्केल था, लेकिन अगर हम ITB से कंपेयर करेंगे तो एक छोटा स्केल था। वहाँ पर हमारे डिफरेंट जो प्रोविंसेस और रीजन्स हैं उनका हमने आर्ट कल्चर देखा है, और अभी इसी तरह से हम एक लार्ज स्केल पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तानी पवेलियन दिखाएंगे बर्लिन में जाकर पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल और कैसे हम इसको अब आगे लेकर चल रहे हैं। और इस इन द मीन टाइम जो वक्त हमें मिला है उसमें हम नई डेस्टिनेशंस पर काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें कि किस तरह से फैसिलिटेट करना है दुनिया भर से आने वाले सयाहों को। छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे। थैंक यू सर। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस, और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वोटर्स के डाटा एंट्री का मरहला शुरू होगा जो 30 दिन यानी 7 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। 6 जनवरी 2022 से 25 जनवरी 2022 तक इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई होगी। 26 जनवरी से इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्तें डिस्प्ले सेंटर्स पर आवेदन कर दी जाएंगी, जबकि 24 फरवरी 2022 तक इन फहरिस्तों पर वोट की दुरुस्तगी की दरख्वास्तें और एतराज़ात वगैरह जमा कराए जा सकेंगे। 11 मार्च 2022 तक इन एतराज़ात और दरख्वास्तों पर रिवाइजिंग अथॉरिटी अपने फैसले देंगे। 12 मार्च से 23 मार्च 2022 तक तसहीह शुदा वोटों की डाटा एंट्री का काम किया जाएगा और 13 अप्रैल 2022 को हतमी इंतखाबी फहरिस्तें शाया कर दी जाएंगी। बलूचिस्तान में इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी के हवाले से अमले की तफसीलात ये हैं। बलूचिस्तान के 34 अजला में असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की तादाद 278, रिवाइजिंग अथॉरिटी की तादाद 97, सुपरवाइज़र 831 और अमला तस्दीक कुनिंदगान 3275, जबकि बलूचिस्तान में 1473 डिस्प्ले सेंटर और 1473 ही डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज तैनात किए गए हैं। इस ज़िमन में बलूचिस्तान के अवाम से अपील है मीडिया के ज़रिए कि वो इलेक्शन कमीशन के तस्दीकी अमले से ताउन करें और अपने वोट का इंदराज करवाएं ताकि कोई भी अहल शहरी अपने वोट के हक़ से महरूम ना रहे। महकमा तालीम के अमले के तवस्सुत से 30 यौम में घर घर जाकर इंतखाबी फरिश्तों के इंदराज और नज़रसानी के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों के हवाले से अवाम में शऊर और आगाही के हवाले से मीडिया में तशहीर और दीगर तरीक़ों से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिनका मकसद लोगों में शऊर उजागर करना है ताकि कोई भी शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से महरूम ना रहे। 7 दिसंबर 2021 को कौमी वोटर्स डे भी मनाया जाएगा, जिसका मकसद शहरियों में शऊर उजागर करना है कि वो इंतखाबी अमल में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का पैगाम है कि इंतखाबी फरिश्तों पर नज़रसानी की अंजामदही में तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए इंतखाबी फरिश्तों के काम को मुकम्मल किया जाए। शफाफ और गलतियों से पाक इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबी फरिश्तों की नज़रसानी से मुतल्लिक तमाम अवामिल और मराहिल इलेक्शन कमीशन की जारी करदा टाइम लाइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर पाए तकमील तक पहुँचाए जाएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमेशा यही शादी में देखा गया कि जब इलेक्शन होते हैं तो सियासी जमातों की तरफ से हल्का बदलू के हवाले से काफ़ी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में अब आपकी मुलाकात कराएंगे कि ऐसे छोटे बच्चे से जिसके ख्वाब बड़े हैं, जिसका हौसला चट्टान है, चट्टानों से लड़ जाता है, मौसम से भिड़ जाता है। हम बात करें लाहौर के 12 साला वाइज एलाइजर्स की, जो कि जब 10 साल के थे तो K2 बेस कैंप में गए, 11 साल के थे तो शिगर की एक चोटी है खुसरगंज, वहाँ गए, 12 साल की उम्र में गोंडोगोरो पीक, ये भी शिगर में है, K2 के राइट साइड पर यानी 30 किलोमीटर K2 से दूर ये वो चोटी इन्होंने सर की। तो ये कैसे कर लेते हैं, क्या ऐसा खाते हैं, लाहौरी खावे खाकर शिगर पहुंच जाते हैं। वाइज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त, क्या बात है, इतनी एनर्जी। क्या खाया आज नाश्ते में? कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ जूस पिया है। सिर्फ जूस पीने से पेट भर गया आपका? भर गया मेरा तो पेट। और जब आपने इतनी बड़ी बड़ी चोटियां सर करनी होती है उस वक्त कैसे नाश्ते का एहतमाम होता है? मतलब क्या अम्मी अब्बू खिलाते हैं कि ये खा लो वाइस वरना थक जाओगे? उस वक्त तो हमारा पूरा राशन से आ जाता है और जो नॉर्मल खाना है हम इधर खाते हैं वही सेम खाना हम उधर खाते हैं। और एक और चीज जरा मुझे पूछ लेने दें, फिर इसके बाद इनके उसके पे हम लोग पूछते हैं कि उस वक्त जब राशन लेके जाते हो अपनी कोई फेवरेट चीज उसमें क्या रखना पसंद करते हो?
हम अपनी फेवरेट चीजें भी रख सकते हैं नहीं, और आपकी मोस्ट जो फेवरेट कौन सी है जो आप उसमें हमेशा रख के लेके जाते हो कि मुझे कभी भी इसकी क्रेविंग हो सकती है? मुझे पिकल और याद नहीं आ रहा और क्या मैं लेके जाता हूँ। याद यार, चलें क्या बात, चले मुझे प्लीज भाई साहब जरा बताएं, जरा स्टार्ट करते हैं। 10 साल की उम्र में आप पहुंचे K2 बेस कैंप, तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या मामलात थे? घबराए नहीं, डरे नहीं, मौसम से नहीं घबराए? डर तो लगता था पर डर के आगे जीत है, इसी वजह से हम आगे आगे जा रहे थे। ये आपको इतना हौसला कौन देता है? हौसला जो है वो मुझे डैडी भी देते हैं और हौसला जो है वो मुझे खुद को भी आता है। डैडी हमेशा साथ होते हैं? जी। ओके, 11 साल में जब आप गए खुसरगंज शिगर में, तो थोड़ा सा बताएं कि प्लान तो आपका था कि आपने सर करनी है, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, फिर आप वापस आ गए। तो ज़रा बताएं कि उन दिनों में क्या हुआ, वो कैसी फीलिंग्स थी? हम जब उधर गए तो ऐसा था, हमें पता था कि मौसम खराब हो सकता है, तो हम फिर भी चले गए क्योंकि मौसम जो था वो उस दिन के बाद होना था जिस दिन हमने सबमिट करके वापस आना था। पर जब हम कैंप 1 पे गए वो तभी मौसम खराब हो गया, तो उसकी वजह से फिर उससे अगले दिन हमें वापस आना पड़ा। और उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि हमें वापस आना पड़ा था ना, तो उसकी वजह से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर आप ज़रा जो 7 अक्टूबर को गोंदगोरो पीक आपने सर किया उसका बताएं। ये 5585 मीटर हाइट है इसकी, और आपने ये माशाल्लाह सर किए, द यंगेस्ट क्लाइंबर ऑफ द वर्ल्ड माशाल्लाह। तो ज़रा बताएं कौन कौन साथ था, और ज़रियाब वाली बात, साथ क्या क्या खाने पीने का मवाद लेकर गए थे? तो वो इस पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इस पे हम पहले लाहौर से हम गए स्कर्दू से हम गए हुशे, फिर हुशे से हमने आगे ट्रैकिंग स्टार्ट की, गोंडोगोरो के बेस कैंप तक हम गए। और वहाँ पे बेस कैंप जाते वक्त वहाँ पे हमें 3 से 4 दिन का ट्रैक करना पड़ा। और उसके दौरान एक ग्लेशियर था, ग्लेशियर पे भी मैं चला, और वहाँ पे ग्लेशियर पे एक बहुत ही हंसी वाली बात हुई जो कि होती ना तो बहुत ही अच्छा हो जाता, क्योंकि उस पे मेरा पैर पानी के अंदर चला गया और मेरा जूता गीला हो गया, मेरे सॉक्स गीले हो गए। तो उससे आगे जाकर जो ट्रैक था थोड़ा सा वो मैंने चप्पल में किया, पर फिर मैंने वो गीले जूते पहन के तेजी से हम गए उसके बेस कैंप पे, और फिर बेस कैंप से आगे हमने एक दिन में सबमिट किया। अच्छा ये बताओ इसकी इतनी छोटी उम्र में ये कहाँ से सोच पैदा हुई कि मैंने ये करना है? इस उम्र के बच्चे तो जरा खेल कूद में पड़े रहते हैं, बहुत कम बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो जरा बड़े पोटेंशियल के साथ हमें नजर आते हैं। किससे इंस्पायर हुए आप? इंस्पायर तो मैं माउंटेन से, डैडी से और अली अंकल से हुआ हूँ। और जो है क्योंकि हम 2018 से जाते हैं, हम 2018 से माउंटेन्स में जाते हैं। थैंक यू क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। वफाकी रेलवे आजम स्वाति साहब इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको बहरास लिए चलते हैं। जितने भी सेनेटर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, MNAs हैं, वज़रा हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये कहता हूँ कि ये कानून और इंसाफ की जीत है। जिस तरीके से इस मुल्क का वज़ीर आज़म आधे घंटे के अंदर अदालती उज़्मा के अंदर पेश कर अपना कौम का माफ़ी ज़मीर, अपनी हुकूमत के इंतज़ामी उमूर की पूरी दास्तान बयान करता है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना हमारा काम है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहात लाना पार्लियामेंट का, वज़रा का और गवर्नमेंट का बुनियादी काम है, ताकि हमेशा इंतखाब रिगिंग के नारों से, इल्ज़ामात से हमारी जान छूट जाए। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना वो रोल अदा करेगा जिससे कौमें, आने वाली कौमें और नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी। ये एक आज़ाद, खुद मुख्तियार और काबिल एतमाद इदारा खुदा के फजल से होगा। कानून हम पार्लियामेंट में बना के इनको देंगे
और इंशाअल्लाह ताला ये उस पर अमल करके जो आने वाला इंतखाब है 2023 ज़बरदस्त किस्म का इंतखाब होगा। मैं कौम और मुल्क को सारे मीडिया की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने दोस्तों के यहाँ आने का, क्योंकि इनके आने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत और बावकार हुआ है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। साहब ये बताइएगा कि जो इलेक्शन के पैसे से भेजने वाला इंतजाम था उस पर कायम अभी तक? वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति साहब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके साथ ही हम देख रहे हैं कि शहबाज गिल साहब भी मौजूद हैं, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं। वापस हम अपने मौजू की तरफ, बल्कि कहना ही चाहिए कि अपने अगले सेगमेंट, अगले मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। सूबे पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली है मियाँ मोहम्मद शफीक साहब, लेकिन उन पर बढ़ने से पहले चूँकि आज़म स्वाति सबसे पहले बच्चे से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक दो मिनट ज़रा उससे और हम बात कर लेते हैं, फिर हम सर की तरफ आते हैं। ठीक है। अच्छा वाइस, हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि किससे ज़्यादा आप इंस्पायर हुए थे और मतलब ये नहीं कि किससे आपने मोटिवेशन पकड़ी कि हाँ मैंने ये चोटियाँ सर करनी है, मैंने पहाड़ सर करने हैं। तो ये जितनी भी कामयाबी ये सब करने का हौसला आपको किसने दिया? कोई ऐसी शख्सियत? हम जब जाते हैं तो मेरे डैडी मेरे साथ होते हैं और मेरी जितनी भी हिम्मत होती है वो मैं अपने डैडी से लेता हूँ। मेरे डैडी साथ साथ मुझे इनकरेज करते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलती है उनसे और वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं, तो इससे मुझे हिम्मत। तो मामा और बाबा की इस बात पे लड़ाई तो नहीं होती? मामा ये तो नहीं कहती आपके बाबा से किधर लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को, कहाँ पहाड़ों पे लेकर जा रहे हो, कहाँ बर्फ में लेकर जा रहे हो? थोड़ी बहुत होती है। अच्छा बच्चा सच बोल रहा है ये तो थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, पर उसमें आपका रोल क्या होता है? फिर आप मामा को मनाते हैं, मामा कोई बात नहीं जाने दें। डैडी, क्योंकि डैडी का ये अपना होता है ट्रिप पूरा, तो उसमें हमें जिधर भी हमें मुश्किल दिखेगी तो हम वापस आ जाएंगे। मामा को ये पता होता है, इसलिए मामा परमिशन दे देते हैं। असल में शौक है डैडी का, जाना डैडी ने होता है, अब मामा से परमिशन कैसे मिलेगी? तो वाइस को आगे कर देते हैं कि जाओ बेटा परमिशन लेके आओ। लास्टली क्वेश्चन बताओ सर वाइस, आप कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 7th में हूँ। क्लास 7th में हो। और ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स आपके क्लास फेलोज हैं और आपके जो टीचर्स हैं, आपकी जो हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर होंगे आपके स्कूल के, वो उनकी तरफ से कितना प्यार और कितनी सपोर्ट मिलती है जब भी आप कोई चोटी सर करके आते हो? उनकी तरफ से क्या सपोर्ट होती है? वो भी शाबाश वगैरह देते हैं और वो भी हिम्मत को बढ़ाते हैं कि ऐसी और ज्यादा आपने करना है। टारगेट क्या है, कौन सी चोटी सर करनी है? मैंने तो माउंट एवरेस्ट भी सर करने का सोचा हुआ है। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट वाइस, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया। आपके पेरेंट्स कहूँगा कि कांग्रेचुलेशंस, ज़रा आपकी सपोर्ट की वजह से बच्चा नाम बना रहा है पाकिस्तान का, इज़ द यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ द वर्ल्ड। चलें जी बढ़ते हैं आगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमारे मेहमान शख्सियत चूँकि हमारे लाउंज में आ चुकी हैं, रुकने कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद शफीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA 161 से मुंतखब हुए, लोधरा से इनका ताल्लुक है, बल्कि कहना ये चाहिए ही इज़ वन ऑफ दोज MNAs जिनकी अपने हल्के में मकबूलियत बहुत ज़्यादा है कि 1 लाख से ज़ायद वोट इन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में हासिल किए थे। तो ज़रा ये राज जानने की कोशिश करते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इतने मकबूल कैसे हैं अपने हल्के में? पहले तो बहुत शुक्रिया आज यहाँ बुलाने पे, आपके सेगमेंट में आने का बहुत ना मेहरबानी आपकी। ये एक बहुत ही लंबा सिलसिला है ना। मेरी सियासत जो है वो 2000 से शुरू हुई। एज अ मैं तहसील नाज़िम, जिस वक्त ना मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर मैं पहली दफ़ा तहसील नाज़िम बना। और आपको ये बताने में मुझे खुशी होगी कि उस वक्त मैं पंजाब में उन चंद लोगों में जिसको मुझे उस वक्त बाकायदा बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जो है पंजाब गवर्नमेंट से मुझे ना अवार्ड मिला ना, माशाल्लाह। और उससे ना मैंने लोगों की खिदमत करना शुरू की और उसके सिलसिले में ही लोगों ने मुझे फिर 2008 में एज ए MPA मुंतखब किया। और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ कि मेरे हल्के के लोगों ने मुझसे प्यार किया, मोहब्बत की। सर ऐसा क्या किया आपने हल्के के लोगों के लिए जिसमें आपने, हमने देखा कि जब आपके इंतखाबात आपने लड़े 2018 के, 1 लाख से ज़ायद वोट आपने हासिल किए? जी जी।
دیکھیں یہ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہوتا ہے نا, یہ کیونکہ ایک 2000 سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا نا, تو آپ کو لوگوں کے ساتھ آپ کی ورکنگ ہوتی ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے, اور آپ نا ان کے لیے کتنے اویلیبل ہوتے ہیں, خاص طور پر ہمارے جو ایکسیس ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ لوگ آپ جس وقت بھی وہ چاہیں تو وہ ملنے ہیں نا, کیونکہ ہمارے عام طور پر جو ہماری پرانی پولیٹکس ہے اس میں تو ایک خاص ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ ایم این اے باہر آ رہا ہوتا ہے اور پھر آ کے لوگ ملتے ہیں, تو اب بالکل نا چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں نا. اب آپ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک پی ٹی سی ایل نمبر ہوتا تھا, تو آپ جب تک اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو چلو آپ کی کسی نہ کسی سے بات ہو جاتی تھی, اور ونس یو لیو دیٹ نا پلیس ہے نا, تو پھر اس کے بعد تو سارا دن آپ نا آؤٹ آف ٹچ ہوتے تھے. تو اب تو آپ نہ موبائل بند کر سکتے ہیں اور آپ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. تو لوگ اب کال پہ کیا کہتے ہیں, لودھرا کی عوام, ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں, کیا ڈسکشن؟ دیکھیں اصل میں نا یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمیں لوگ جو ہمارے ایشوز نہیں ہوتے یا نان ایشوز ہوتے ہیں, نان ایشوز تو نہیں کہوں گا, لوگوں کے تو ایشوز ہوتے ہیں لیکن وہ آپ سے وہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے, اصل میں ڈپارٹمنٹس کام نہیں کر رہے ہوتے. اب اگر ایک ٹرانسفارمر جل گیا ہے اس میں میاں شفیق کا کیا کام ہے؟ اگر سڑک پکی نہیں, گلی پکی نہیں, تو آپ کا کیا قصور؟ میں ایک دیکھیں نا وہ ایک ڈیولپمنٹ سائڈ ہے, چلیں وہ تو ہم نے اس کو اپنے چیف منسٹر تک یا پرائم منسٹر تک یہ روڈ ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, نشاندہی کر سکتے ہیں, اس کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو ہمارا کام ہے. اب اگر ایک مثال ہے کہ تھانے کا ایس ایچ او نہیں سن رہا, کسی کی نا مطلب شکایت ہے, تو وہ اس کا کام ہے, لیکن کیونکہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے تو وہ لوگوں کو بیچاروں کو ہمارے پاس آنا پڑتا ہے. یہ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے, اور اس لیے ہمارا جو ہے نا لوڈ آف ورک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. نا سمجھ تحصیلدار کے پاس ہے, آپ اپنی زمین خریدنے جا رہے ہیں, آپ اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں, لیکن آگے سے رجسٹری نہیں ہو رہی ہے نا. جی وہ جی ہے نا میاں صاحب آپ بات کریں ان سے ہے نا, نا سمجھ, اور اس لیے ہوتی ہے. سر یہ ڈیجیٹلائز نہیں ہو گیا؟ سر وہ ڈیجیٹلائز ہونے کے باوجود بھی ہے نا ہمارے پاس ڈیلے ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ ہم اس کو نا کل آ جانا, آج یہ نہیں ہے. یعنی پٹواری ابھی بھی ریلیونٹ ہے؟ اب بھی ریلیونٹ ہے نا, وہ نہیں ہے کہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے نا. تو سر یہاں پہ پریشانی کی وجہ کہاں پر آپ کو نظر آتی ہے کہ مطلب یہ بات ہے کہ جب ایک ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا تو پھر داد رسی کے لیے لوگوں کو آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, تو مطلب لوپ ہولز کہاں پر ہیں پھر؟ لوز پول تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں کہ چیزیں لیگل ہوتی ہیں نا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ڈیلے ٹیکٹس میں بھائی کل آ جانا, آج تحصیلدار نہیں ہے, آج فلاں میٹنگ میں گیا ہوا ہے, آج فلاں ہوا ہے, اور آپ دوسری سائڈ پر وہی ان کو پیسے دے دیں, ان کے ساتھ نا مکا کر لیں, تو وہ اگلے دن آپ کا سارا کام ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں نا, اگر میری بہن ہے یا میری مدر ہے, اس نے اپنی بیٹی کو زمین دینی ہے, تو اس نے اس کو ادھر جانا ہے بیان دینے کے لیے, نا جی. اب آپ کو یہ ہے کہ وہ سارا دن بیٹھے, یا وہ کہیں جی آج تو تحصیلدار ہی نہیں ہے جی, اور آپ کو واپس جانا پڑ جائے, تو آپ کی ایک اولڈ مدر اولڈ ایج میں ہے, تو آپ کو کتنا اس کا دکھ ہوگا, اور بار بار آنا. اور پھر ہر کسی کے پاس, چلو میرے پاس تو گاڑی ہوگی, میں کار میں لے آؤں گا, میرے کنوینس ہے, اور بہت سارے لوگ تو بیچارے ویگنز میں آئیں گے, کوئی موٹر بائک پہ آئے گا لے کے نا, تو وہ کتنی تکلیف. بالکل ایسے. سر تھوڑا سا بتائیے گا, 3 سالوں میں ترقیاتی فنڈ کے نام پر ایک ایم این اے کو کتنا پیسہ ملا؟ اگر آپ مجھے اپنے متعلق بتائیں, کتنا پیسہ 3 سال میں گورنمنٹ نے آپ کو دیا, وفاقی حکومت نے آپ کو دیا ترقیاتی فنڈ کی مد میں؟ دیکھیں اس سال تو ہمیں کوئی 35 کروڑ ملا ہے نا, اس سے پہلے 2 سالوں میں ہمیں 15 کروڑ ملا ہے نا. اس کے علاوہ اس سال ہم پنجاب گورنمنٹ کے انتہائی مشکور ہیں, جنہوں نے ہمیں اس دفعہ کہا کہ 1 ارب کے آپ منصوبے جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیں. سر ایک صرف بات اور, یعنی صرف آپ کے حلقے کے لیے 3 سال میں 65 کروڑ ملا؟ جی جی.
65 کروڑ کہاں کہاں لگا, کس کس کام میں لگا, تھوڑا سا اگر عوام کو بتا سکیں. دیکھیں جی, ہمارا جو خاص طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے ہمارے جو مین جو ادارے ہیں نا جی, وہ ہے وابڈا اور سوئی گیس. ٹھیک. باقی تو جتنے ہیں وہ سب کے سب پروونشل گورنمنٹس کے ہیں, اسکول ہے, ہیلتھ ہے, واٹر سپلائی ہے, یہ باقی روڈ سیکٹر ہے, یہ وہ سوائے NHA کے جو ہمارے مین روڈز ہیں بنی ہیں تو اس کے لیے نا, تو اس لیے نا جو ہے وہ نا زیادہ تر ہمارے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ تو ہیں پنجاب کے نا, تو وہ زیادہ تر ہمارے MPs جو ہوتے ہیں ان کو کیونکہ فنڈز ملتے ہیں اور کیونکہ وہی یہ نا علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. یہ 65 کروڑ ایک MNA کو نہیں ملا؟ نہیں, یہ 65 کروڑ میں فیڈرل گورنمنٹ سے ملا, ایک MNA کو, ایک MNA کو اپنے حلقے کے لیے. اپنے حلقے کے لیے. تو اس میں صوبائی فنڈ الگ ہے, وہ الگ ہے نا, یعنی اسکول کا معاملہ الگ ہے. سر 65 کروڑ جو پھر ایک MNA نے اپنے صرف حلقے میں لگانا ہے, وہ کس کس جگہ پر لگا؟ جی صرف سوئی گیس اور الیکٹریسٹی؟ ایک تو مین ہمارا جو ہے نا وہ الیکٹریسٹی اچھا اور سوئی گیس ہے. آپ کے حلقے میں سب گھروں میں بجلی ہے؟ نہیں ہے نا, نہیں ابھی تک نہیں ہے. میں سب سے زیادہ نا آپ کے اس شو سے جو ہے نا جی, وہ جو بات کرنا چاہوں گا نا کہ ہمارے ہاں جو پاپولیشن ہے وہ اتنی تیزی سے ملٹی پلائی کر رہی ہے کہ جس کی وجہ کر کے ہم بجلی کو کیا کوئی بھی آپ جو بھی یوٹیلیٹیز ہے نا ہم اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے. آج ایک 5 سال کے بعد نا جس میرے بعد والا بھی اگر کوئی MNA آئے گا یا میں خود آؤں گا تو اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ 10 اور گھر بن چکے ہوں گے. ایسے ہی نا جی, تو آبادی اتنی ہے, یہ نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے والوں نے کام نہیں کیا یا میرے بعد والے آنے والے, لیکن یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. انٹل اینڈ انلیس ہم پاپولیشن کے اوپر کنٹرول کریں گے پھر ہی جا کے ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں. اچھا, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سٹاف میں سے کسی کو کہہ کے پانی بھجوا دیجئے تاکہ ہم سب کو پانی دے سکیں. اچھا سر, دوسرا سوال آپ سے میں لینا چاہوں گی کہ جو کورونا پینڈیمک ڈیز تھے وہ انتہائی پریشان کن حالات تھے پورے پاکستان کے لیے. اس دور میں آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کی مدد کس طرح سے کی؟ آپ نے کس طرح سے دیکھا؟ آپ نے کہا نا جیسے کچھ لوگ تو ویسے جن کے گھر ابھی بھی بجلی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ان کی جو وہاں پہ پور پاپولیشن ہے وہ ذرا زیادہ ہے, تو وہاں پہ کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پر بجلی کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, جیسے ان کی کوئی روڈز ٹھیک نہیں ہیں, ان کے ہاں کوئی نا نالی اور گلی کا مسئلہ ہے, تو کوئی ایک ایشوز تو نہیں ہوتے ہیں نا. ہمارے ہاں میرے خود علاقہ جو ہے وہ بہت سارا نا ہماری ایک پوری تحصیل ہے جو کہ بالکل بریکش واٹر ہے نا. اچھا, تو اب ادھر کے ایشوز جو ہیں وہ پانی کے بہت زیادہ ہیں, تو زیادہ بات ہمیں اس پر توجہ زیادہ دینی ہوتی ہے نا. اور جو جہاں تک غریب لوگوں کی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں اور ان کو آپ نے جو ہے وہ ٹف ٹائل یا کنکریٹ ٹائل لگانی ہوتی ہیں یا ان کی نالیاں بناتی ہیں, پانی کا نکاس کرانا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں, کرنی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے نا کافی ہے نا. تھوڑا سا ماضی میں لے کر جاتے ہیں سر. جس اسکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھوڑا اس کے متعلق بتائیے گا, تعلیم سے متعلق, اور پھر آج اس اسکول کی حالت کیا ہے. یہ بھی میں بیسیکلی کیونکہ پرائیویٹ اسکول سے بنا ہوں, میرا پہلا اسکول جو تھا وہ سینٹ میریز کانوینٹ ہائی اسکول تھا. میں نا ملتان سے میری ایجوکیشن ہے نا. اس کے بعد میں لاسال ہائی اسکول تھا نا, وہ بھی نا پرائیویٹ اسکول تھا, اور اس وقت ملتان میں یہ 2 اسکول ہی انگلش میڈیم ہوتے تھے. اس وقت کوئی زیادہ انگلش میڈیم نہیں ہوتے تھے. اور کس سبجیکٹ میں آپ اچھے تھے؟ میں 8 سبجیکٹس میں اچھا تھا, سائنس میں اچھا نہیں تھا. سر فیل تو نہیں ہوئے کبھی سائنس میں؟ نہیں فیل نہیں ہوا نا, ہاں فیل نہیں ہوا, لیکن کوئی اتنا میری دلچسپی نہیں ہوتی پڑھائی میں نہیں تھی. تو پھر کس چیز میں زیادہ دلچسپی تھی بچپن میں بھی اور مطلب یہ نہیں کہ آگے چل کر بھی جوانی میں؟ میری کوئی ویسے تو پولیٹکس میں بھی اتنی نہیں تھی ہے نا, لیکن ہے نا جو اس وقت ہے نا تھی وہ تھوڑا بہت ہے نا گیمز میں تھی ہے نا. اور کیونکہ میرا تھوڑا ایگریکلچر میں ہے, کیونکہ میرے پیرنٹس کا زیادہ نا جو ہم ایگریکلچر سے تعلق رکھتے تو اس میں میرا زیادہ نا فوکس ہوتا تھا, زمیندارہ کا
फोकस होता था प्लांट्स की तरफ। अच्छा, और ना यानी दरख्तों में चढ़ के आम तोड़ लेना, बस इस तरह की चीजें, वो तो शरारतों में आएगी ना। अच्छा, मतलब किए ये आपने काम? ये सारी बात है, ये तो हर बच्चा करता है, उसको तो फिर आप कहते हैं ना कि कि अगर वो इस तरह की हरकतें नहीं करता, ही इज नॉट अ नॉर्मल बॉय, है ना, है ना जी। यूं तो सर आपके ये चीजें ना तो फिर ना साथ आई एम श्योर सर आपके अपने भी बाग होंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ किसी के बाग में घुस गए और कोई फल तोड़ लिया, पीछे बाग डंडा लेके भागा? हाँ, नहीं, मजे की बात है कि जिधर हम लोग रहते थे ना, मैं फादर वाज फर्स्ट कि जिन्होंने आम के बाग लगाए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब उससे पहले ना हमारे यहाँ बेसिकली ना क्रॉप से होती थी, और वो दो होती थी, ये ना, एक कॉटन और एक ये गंदम है ना, तो ये हमारी मेन क्रॉप्स होती थी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना। ओके। तो ये कोई ज़्यादा जो है ना अपना इस साइड पर नहीं थे ना, बागात की तरफ ना रुझान नहीं था। अगर आज वहाँ के आम मशहूर है तो हम कह देंगे कि उसमें आपका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। हाँ, नहीं, बिल्कुल है ना, आप है ना, मेरे फादर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो सबसे पहले उन्होंने वहाँ आम जो है वो के बाग लगाया उन्होंने, और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अब तो माशाल्लाह काफ़ी वहाँ तो बहुत लोधरा में कौन सी नस्ल का आम जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर भी है या नहीं, वैसे तो हमारे 4-5 हैं वैरायटीज़ जो ऑल ओवर पाकिस्तान या पंजाब के अंदर होती है ना। एक अनवर रटोल होता है, एक दुसेरी होता है, एक चौंसा होता है ना, तो इस तरह के ये आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा अनवर रटोल है ना। ओके। हाँ, मेरा जो है वो ज़्यादा फेवरेट और ज़्यादा पसंद भी है ना पंजाब में किया जाता है, या सिंधड़ी जो है ना, ये सिंध की एक वैरायटी है ना, तो ये भी बहुत अच्छी और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी जाती है ना। सही। वैसे तो चौंसा भी बहुत ज़बरदस्त है ना। तो ना उसकी ना ज़रा स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो और वो एक्सपोर्ट। आपको मीठा नहीं पसंद? मतलब नॉर्मल हो तो फिर ना ठीक होता, बहुत ज़्यादा भी फिर है ना बस हर किसी चीज़ का अपना अपना एक टेस्ट होता है ना। बिल्कुल सही। चावल अच्छा, तो वही होता है ना। हाँ। बिरयानी होती है और कभी है ना आप है ना पुलाव होता है। तो और आपको बिरयानी पसंद है या पुलाव? है आपको बिरयानी पसंद है या पुलाव? नहीं, अब तो पहले तो पुलाव ही चलता था, अब बिरयानी ज़्यादा पसंदीदा हो गई है। हाँ, मतलब स्पाइसेस पसंद है ना। वैसे बड़ा रिच फ्लेवर मैं कहूँगा कि सदर्न पंजाब बेल्ट का है, स्पाइसेस को लेकर बड़ा अच्छा खाना होता है। कभी खुद भी खाना पकाने का इत्तेफाक हुआ? ये होता रहता है, अभी भी होता है? मैं ज़्यादातर मैं क्योंकि हॉस्टल्स में रहा हूँ, मेरी ना हॉस्टल में ज़्यादा लाइफ गुजरी है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो खुद करना पड़ता है ना। तो और उसका फायदा बाद में भी होता है। हाँ, तो वो है ना, मैं वैसे भी ज़रा कुकिंग शो ज़्यादा शौक से देखता हूँ। अच्छा। हाँ, इसका मुझे मतलब ज़रा शौक रहता है ना कि भाई है ना मैं खुद कुछ करूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। तो फिर ईद के दिनों में जब कुर्बानी हाँ, फिर है ना मैं वो अपने बच्चों के साथ मिलके ना तो कुछ ना अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उनको गाइड कर रहा होता है। वाओ, गाइड करते हैं। ये बताएं सर कि कभी किसी की ख्वाहिश पर कुछ बनाया हो, किसी की फरमाइश पर कुछ बनाया हो मोहब्बत से? ख्वाहिश पर भी बना देता हूँ ना, ये नहीं कि नहीं है ना, तो कभी टाइम मिले तो मैं खुद भी शुरू हो जाता हूँ ना। कभी है ना, मतलब है कि फैमिली के साथ कहीं बाहर निकले हुए हैं तो खुद है ना थोड़ा सा पिकनिक प्लान करते हैं कुछ फैमिली के साथ ट्रिप्स? बस यही होता है, ये नॉर्दर्न एरियाज वगैरह चले गए इस साइड पर है ना। फेवरेट पिकनिक स्पॉट कौन सा रहा है आपका? होता है ना कुछ जगहों से आपकी यादें वाबस्ता होती हैं, किसी के साथ इंसान क्या होता है? वैसे तो ना आप ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा तो उस वक्त था जब एक स्कूल ट्रिप जाता था। जी बिल्कुल। तो स्कूल ट्रिप में ना कहीं नॉर्दर्न एरिया में हम स्वाद पर जाते थे, तो वो एक ऐसे मोमेंट था ना जब हमें बहुत है ना, एक तो ज़ाहिर बात है आपको पता है जैसे बच्चों की शरारतें भी होती हैं, और फिर उस वक्त है ना ठंडे पानी में नहाना भी होता था, और है ना तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा। सर मैं कहूँगा बहुत लकी रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो हमें फिर भी मरी लेकर जाते रहे बार बार, स्वाद का कोई चक्कर ही नहीं था। हाँ, आपको पता है कि उस वक्त तो ना जब हम लोग जाते थे वो उस वक्त रोड्स नेटवर्क बहुत पुअर होता था और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था, बल्कि हमारे अपने स्कूल के बच्चे थे, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर है ना, तो वो बस है ना जो है वो उलट गई थी और उसमें हमारे स्कूल के बच्चे है ना
ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو نا وہ اس طرح کے انسیڈنٹ اس وقت تو بہت ہے نا دعائیں مانگ مانگ کے جاتے تھے ایون ٹو مری ہے نا. بالکل ہے نا جی. تو اب تو الحمدللہ روڈ کا اب تو کہیں پر بھی جانا آسان ہے, وہ چاہے ناران کاغان ہے, گلگت ہے, سوات ہے, اور اس وقت نا کوئی اچھے ہوٹلز بھی نہیں ہوتے تھے نا, اور نا بس نا ایسے مطلب ہے آپ کو ظاہر بات ہے بچپنا ہوتا تھا یا لڑکا پنا ہوتا تھا, تو اس میں تو آدمی ان چیزوں کو زیادہ صفائی تھینک یو جی ٹھیک. تو اس لیے نا جو ہے نا جی وہ اس وقت اور آج میں بہت فرق ہے. اس وقت ہائیجینک چیزیں نہیں ملتی تھیں, آج آپ کو اب تو اس طرح بوٹل آ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ, نائس ہیونگ یو. ناظرین وقت ہو گیا ختم, ملاقات کریں گے آپ سے کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو جی. تھینک یو.